गया हो तो मैं भी छेड़ूं बिना की झटका। इस देश में किसी रेल की सीटी में इतनी आवाज नहीं है जो हरिओम कुमार की आवाज को दबा ले। क्या बात है, जोरदार तालियां, ये बात है। आ गया हो तो मैं भी छेड़ूं बिना की झंकार वभे, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ बल्हार वभे। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों की हुंकार वभे, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वभे। मैं तो मां बिना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने। सारे हमारे कवि मित्रों ने और बहनों ने इतना अच्छा कविता पाठ किया, खूब तालियां बजवाई। अब सेल्फी फोटो मत लीजिए भैया, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मुझे दीजिए। देखिए समय तो रहा नहीं है, मैं एक कविता सिर्फ पढ़ दूं तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया, मेरी भी पूजा पूरी हो जाए। 4-6 लाइन पढ़ कर कि मैं क्या हूं आपको एक तो ये बता दूं, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं। YouTube वगैरह आपने सुना होगा, लेकिन आमने सामने ये बंद कर दीजिए भाई। क्या है, मैं जुड़ के सुनना, थोड़ा सा जुड़ के सुनना पड़ेगा बस। ये सब लोग बहुत अच्छे कवि हैं, सब बहुत अच्छी कविता सबने पढ़ी। हमारे कलीम केसर साहब, राजेश राज साहब, विनीत चौहान, अर्चना जी, वसीम भाई, इधर डॉक्टर मालवीय, ये सब शुद्ध कविता के कवि हैं। मैं कवि सम्मेलन का कवि हूं। कविता कवि सम्मेलन से बड़ी होती है, लेकिन आप कवि सम्मेलन सुनने आए, मैं आपको कविता के साथ कवि सम्मेलन सुनाने की कोशिश करूंगा। जुड़ना एक काम। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। मैं हुजूर आपसे कह रहा हूं, प्लीज अब कुछ मत कीजिए और आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको शायद मालूम नहीं है, बीच में उठना मत। मोदी और योगी जी की सरकार से पहले कोई मेरे कवि सम्मेलन में बीच में उठता ही नहीं था। अगर कोई इसलिए नहीं उठता था कि मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। जुड़ना मुझसे। हरिओम कुमार कवि नहीं है, ये मैं इसलिए भूमिका बना रहा हूँ। ये इतने जमजम के चले गए और पहले से टाइम बचा नहीं है, पुलिस बैंड बजेगा, क्या करेगा। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा ऊंट पहाड़ के नीचे कभी नहीं आता, ऊंट पहाड़ के ऊपर ही रहता है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति में बताता हूं मैं क्या हूं, और उस पंक्ति को समझ जाओ तो आप, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी कविता सुनाऊं। एक पंक्ति में समझाना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे समझ रहे हैं कि नहीं। फिर से पढ़ दो भैया, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौं भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। चलो, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी। मैं भी एक शहीदों पर कविता सुनाना चाहता हूँ, और उस कविता के 2 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा 1947 से पहले के शहीद, और एक हिस्सा 1947 के बाद के शहीद, यानी करगिल जोड़ के जो भी कुछ लोग। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, वर्दियां यहाँ बैठी हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं। राम हमारे देवता हैं। मुझे ध्यान से सुनना, सब थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ ज्यादा इन लोगों से, हंसी में नहीं कह रहा। मैंने 25 साल पहले LLD की थी। कानून में इसकी बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। विनीत चौहान से तो बोलनी नहीं आती,
मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा LLD की। तो बोला B.Ed नहीं कर सकते थे? मैंने कहा ये बुद्धिमान कवि है, अच्छा कवि है, सोच समझ के ही कह रहा होगा। मैंने कहा जब मुझे पढ़ाना ही था तो फिर उसकी तरह पढ़ाता या मेरी तरह। मैंने भगवान राम नहीं देखे, हमारे देवता है, हमारे रक्षक है, लेकिन मैंने नहीं देखे। कृष्ण हमारे देवता है, हमारे भगवान है, लेकिन मैंने नहीं देखे। मुझे कहने का हक दो। मैंने अपने वो देवता देखे हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और पुलिस की वर्दी पहनकर यहाँ हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारे देवता हैं, मैं इन देवताओं को सैल्यूट करता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, ताकि मैंने पहले भी बोला, हम केवल कविता कोई राजनीतिक दल नहीं है, कविता राजनीतिक अधिवेशन भी नहीं है, कवि सम्मेलन राजनीतिक मीटिंग नहीं है, कविता कांग्रेस नहीं है, कविता भाजपा नहीं है, कविता सपा नहीं है, कविता बसपा नहीं है। कविता संस्कृति है, कविता संस्कार है, कविता परंपरा है, कविता शहीदों को नमन। दो हिस्सों में बांटता हूं कविता। एक और बात सुनना, हम तो परंपराओं वाले देश के लोग हैं। एक राम मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष, और इसलिए संघर्ष केवल एक छोटा सा सवाल पूछा जाना चाहिए था, एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा। ये बता दो आप अपने पूर्वज राम को मानते हो कि नहीं? अगर इस देश के हो तो पूर्वज तो तुम्हारे भी वही है जो हमारे हैं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। और मैं कानून का आदमी, मैंने इतनी बातें पढ़ी और इतनी बातें कही। मैं एक बात कह के जा रहा हूं, अयोध्या से गुजर के आया हूं, इतना लंबा आंदोलन, इतना झगड़े, इतनी लड़ाई, इतना ये इस्लाम का इतिहास है, इस्लाम का ये दुनिया का इतिहास है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद हो नहीं सकती। ये महानता उस धर्म की, वो खुदा का घर किसी के नाम पर नहीं बनाते। संसार में एक भी मस्जिद किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। एक सवाल पूछ लेते सबसे गिरबानों में हाथ डालकर कि जब संसार में एक भी मस्जिद किसी के नाम पर नहीं है, अयोध्या में एक कैसे बनी? एक कैसे बनी बाबर के नाम पर? क्या ही नहीं। लेकिन कोई बहस पढ़े लिखो जैसे तो करना नहीं चाहिए। मैं समय मांगता हूं आपसे। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में। मेरी परंपराएं क्या है, हमारी निष्ठा क्या है, हमारे समर्पण क्या है। बाप बेटी जा रहे थे रास्ते में, दोनों, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला। मालूम नहीं था कि बाढ़ का पानी रास्ते में मिलेगा। दोनों डर गए। डरने पर पिता ने पुत्री से कहा, बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने छुटते ही कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? समझना साहब, समझ जाओ तभी तालियां बजाना, वरना चुप रह जाना। जो मैं कहना चाहता हूं वो सुना। बेटी ने कहा, पापा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में। क्या बात। अब मैं सिर्फ कविता सुनाऊंगा, बोलूंगा नहीं। ये तो ये इतना अच्छा पढ़ गए, मैं इनका थोड़ा प्रभाव कम कर रहा था। मैंने किसी के बोर्ड पर अपने पोस्टर नहीं लगाए, सबने इतना अच्छा पढ़ा। मैं सबको साधुवाद देता हूं उम्र का बड़ा होने के नाते। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, आज के दिन के हिसाब से पढ़ा, सार्थक पढ़ा, बहुत सार्थक पढ़ा। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेरे पढ़ने। आप सिर्फ कविता सुनिए, आप आज्ञा देंगे एक सुनाऊंगा, आज्ञा देंगे दो सुनाऊंगा, लेकिन जितना समय इस कवि सम्मेलन का तय था, इतना समय अकेले कविता पढ़ने के बाद मेरा गला खुलता है। देखिए साहब, कुछ भी हो, योगी सरकार का वित्त मंत्रालय तो कमजोर है। उसको इतने पैसे दे दिए जिसको पढ़ने का समय नहीं दिया। तो ये वित्त मंत्रालय की कोई समझदारी थोड़ा है, समय के हिसाब से। सही बात है, कोई नहीं। स्वागत है, प्रणाम। वापिस थोड़ा ही लोगे। अर्चना जी ने तो कर दिया काम।
बहुत अच्छा लगा। ये उनकी समर्पण भावना है। अंजना जी सेंगर, मैं उनको कम और उनके पति हमारे अलीगढ़ के कलेक्टर हैं, उनको ज़्यादा जानता हूँ और उनकी ईमानदारी और उनके काम करने की क्षमताओं का बहुत बहुत प्रशंसक हूँ। सुनिए बस, अब बैठ जाओ हुजूर, वापस अब बैठ गए आप लोग, वापस आके वहीं बैठो जहाँ से उठे। प्लीज जहाँ से उठे वहीं बैठ जाइए। इनके जो सीनियर अधिकारी हो आगे बैठे हैं उनको आदेश देंगे बैठ जाएंगे प्रोटोकॉल में। तो अधिकारियों के आदेश से बैठेंगे, मेरे कहने से नहीं बैठेंगे। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जा, 1947 से पहले के शहीद आपके चौरी चौरा और सब वो बैठे अनजान से। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं सर झुकाता हूँ इस मिट्टी को माथे से लगा के कहना चाहता हूँ, कहाँ होंगे वो मेरी कल्पना सुनना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी मत करना, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी मत करना, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी मत करना। जो धरती में मस्त जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो। अब मैं जो वर्तमान शहीद हैं उन पर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है इसका। ए माइक, ए भाई माइक वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो यार। है ही नहीं, माइक वाला ही नहीं बढ़ गया। माइक वहां से है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा। अच्छा मैं अपना बढ़ाता हूँ, आप इसका कम क्यों कर देते हैं? सरकारी माइक की ऐसी आदत तो नहीं होती। मैंने जैसे जैसे अपना बढ़ाया, किसने वो कम करता चला गया कि बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, बहुत बढ़िया। आप एक जगह आवाज सेट थोड़ा और बढ़ाइए और यहाँ छोड़ दीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं ओज का कवि हूँ, मैं ओज नहीं पढ़ रहा। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था, मैं मेरठ रहता हूँ। उस दिन मैंने भीड़ में पीछे खड़े होकर भीगी आंखों से कविता लिखी थी। विनीत की कविता सुनकर जितना उसने आज अच्छा पढ़ा, मेरा छोटा भाई है, कभी कभी मुझसे अपने से बहुत बड़ा लगता है, वो उसी को समर्पित करता हूँ। उसकी श्रेष्ठ कविता को समर्पण मानकर मेरे पास जो अच्छी कविता है वो सुना दी। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद का। देखिए साहब, माफी चाहता हूँ, मैं कहीं कहीं भूलूंगा। मैं 11 महीने बाद कविता पाठ कर रहा हूँ, लेकिन एक मंदिर में कर रहा हूँ, तीर्थ में कर रहा हूँ। आज पढ़ दूंगा तो फिर आगे से ये चल निकलेगा सिलसिला। कहीं भूलूं तो इसलिए माफ कर देना कि कोरोना काल ने सब पर असर डाला है, मुझ पर भी डाला। फिर से पढ़ता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, विष बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना।
जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ, प्रशासन के जो लोग बैठे उनको समर्पित करता हूँ। मैं आज भी एक पंक्ति का कवि मानता हूँ खुद को साहब, मैंने जीवन में केवल एक लाइन अच्छी लिखी है। मुझे तालियों से आशीर्वाद देना, अगर मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं महसूस करने लगूंगा कि मैं कवि हो गया हूँ। सबसे मेरे जीवन की सबसे अच्छी एक पंक्ति, और आपका आशीष मांगती है ताकि मैं ऐसी एक पंक्ति और लिख लूं। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, पूरे संसार में किसी भी मजहब में नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहां एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। जब पार्थिव शरीर आया गांव में, एक कल्पना नहीं है, सत्य घटना है, तो उसकी पत्नी ने सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव वालों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी, देहरादून में घटी, कविता जी और घटनाएं घटी, लेकिन ये पहली घटना थी। मैंने एक पंक्ति लिखी है, मैं जानना चाहता हूं उसको आप कितने प्यार से मुझे आशीर्वाद देते हैं। सुना, जब गीली मेहंदी रोई होगी छुपके गया, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो वो -50 और +50 में कैसे रहते होंगे, कल्पना करो। जिन बेटों ने पर्वत काट, मैं मन से चाहता हूं वो भी ताली बजाएं, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत तालियां बजाई, अध्यक्ष होने के बावजूद बजाई थी। जब मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा था, मैं सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। लो, जब जिसको देखो उसको अडवाणी बना दो, क्या फर्क नहीं पड़ता। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा, सैनिक के शौर्य पर बोलता हूं साहब, मैंने सैनिक के शौर्य पर कुछ लिखा सुना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा हो। थोड़ा सा और है, बस 1 मिनट की कविता और बची है ये। उनका
उनका चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा कोई युद्ध वतन का सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का आधार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां सुना। बेटे जो खड़े प्लीज बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाओ। देखो अगर नहीं बैठे तो मणिपुर ले जाके मंत्री बनवा दूंगा। मेरी चलती है उधर। उठना नहीं थोड़ी सी। मैंने सोचा कि मैं एक पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिनके लिए लिख रहा हूं उनकी समझ में आए नहीं। समझना, अक्सर नेता मिलते रहते हैं तो उनसे कुछ कहना भी है और ऐसे कहना है कि उनकी समझ में ना आए, और समझ में आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। आप इस बात को समझ जाओ तो मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। बाकी भविष्य तय करेंगे आदरणीय राजेश राज जी। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। 4 लाइन है और चौथी लाइन समझो तो जिस हौसले से मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं उसी हौसले से तालियां बजाना, और नहीं समझो तो चुप रहना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का। अब क्या चाहते बताइए सर? मेरा पैसा तो पक्का हो गया। तो अब तो शुरू होने जा रहा है। मैं 29 साल रोके कश्मीर से 370 हटवा दी, अब तो पीछा छोड़। मैं 29 साल चीखा हिंदुस्तान में 370 के खिलाफ, क्योंकि मैं कानून का अध्यापक था तो मैं जानता था कि कितनी गलत है। 29 साल की चीख के बाद वो खत्म हुई। एक कविता आज के उपसर मुझे जो याद है वो सुनिए। छोटा हिस्सा पढ़ देता हूं। देखिए समय बहुत हो गया, ये 6:30 बज गए। एक आज का अवसर है, इस देश में हमारा अनुरोध है राजनीति वालों से। सत्ता पक्ष का तो ये निष्ठा और आस्था है कि उन्होंने इस तरह के आयाम पैदा किए कि हम अपने शहीदों को याद भी करें, उनके प्रति नतमस्तक भी हों। लेकिन इस देश की राजनीति में ऐसे भी अवसर आए जब चंद्रशेखर आजाद को पब्लिकली आतंकवादी बताया गया। आप सब जानते होंगे इस संदर्भ को। पब्लिकली आतंकवादी, इसी प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। तब मैंने एक कविता लिखी थी, पुरानी कविता है, लेकिन आज के दिन चौरी चौरा के इस पावन धरा से मैं उस कविता को पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा हिस्सा पढ़ूंगा, बस ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। स्वागत है। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में। मन किसकी तलाश में हो, आज वो नहीं आई। भैया वापस नहीं आना। स्वागत है। ये मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आदत नहीं है। मैं जब क्लास पढ़ाता था और किसी ने अपने बाल भी खुजा लिए तो मैं फिर नहीं पढ़ाता था। एक बात समझ लो, क्योंकि आप मुझे शायद लाइव पहली बार सुन रहे हैं। हरिओम पंवार किसी कवि का नाम है ही नहीं, है ही नहीं। हरिओम पंवार एक जलती हुई आग का नाम है। उस आग का नाम हरिओम पंवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा सिर्फ मैंने किया। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं। आदरणीय बैठते हैं जो अभी जो समय से आए हैं, उनका आभार मानते हैं। मैं पहला कवि हूं, इसके बाद कब सम्मेलन शुरू होगा। मन तो मेरा भी करता है झूमूना। सचमुच मैं ये सोच के नहीं आया था कि गोरखपुर से बाहर 25-30 किलोमीटर दूर जहाँ ग्रामीण अंचल की जनता होगी, वो कविता के प्यार, कविता के संस्कार, कविता की निष्ठा को समझेगी। मैं दिल से कह रहा हूँ, बिना कहे जाऊंगा तो बोझ रहेगा मन पर। मैं 30 साल लाल किले गया हूँ कविता सुनाने, लेकिन जिस मन से चौरी चौरा के इस पावन उत्सव में आपने आज कविता को सम्मान दिया है, मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन
चौरी चौरा के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की कोशिश। क्या बात है। सबने इतना बड़ा ताली बजा बजा के आप थक गए, सुन सुन के आप थक गए, और ऐसा लगा जैसे सब समाप्त। फिर जब सब समाप्त हो जाता तब मुझसे कहा जाता है तू आ। मैं कोशिश करता हूं। आपने वो देखा ना कभी, मेरा मानो जो सबसे बाद में कविता पढ़ता है उसका हाल क्या होता है। आपने कभी किसी ठेले पर गन्ने का रस निकलते देखा है मशीन में? समझना, मेरा वो जो सबसे बाद में पढ़ता है उससे पहले अच्छा पढ़ा जा चुका होता है, तालियां बजाई जा चुकी होती है, हंसी हो चुकी होती है, और जो सबसे बाद में आता है उसकी हालत सुनो। गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, कई बार तिवारा भी कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल खोकस खोई बच जाती है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, ये कुर्सी उछाल के कोशिश कर रहा है। अरे ये काम विधानसभा में अच्छा लगता है भाई, यहाँ क्यों कर रहे हो यार? ये संस्कृति है, ये तो सांस्कृतिक उत्सव है। सैल्यूट करता हूं अपने प्रदेश की सरकार को। सचमुच मैं नतमस्तक हूं। मैं सरकारों का समर्थक कभी नहीं हूं, मैं आज भी मानता हूं और इस मंच से कह के जा रहा हूं कि वो कविताएं कभी भी किसी भी युग में किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं हुई। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गई या सरकार गिर गई। मैंने जीवन भर नहीं लिखा सरकार के समर्थन में। एक कविता लिखी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए, मुझे लगा कि ये बड़ा काम हुआ है सरकार का। मैंने उसकी तारीफ में लंबी कविता लिखी और जाके वाजपेयी साहब को सुनाई। बहुत खुश हुए, बोले तूने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैंने कहा जी दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। इतिहास में लिखा है मेरी कविता बची, सरकार गई। लेकिन योगी मोदी मौका ही नहीं देते। नहीं देते मैं पुरानी कविताओं से काम चला रहा हूं। लेकिन जब ये लिखी थी तब लिखी थी जब वो सरकार थी। सुनिए कविता, सुनिएगा, समझ में आएगी आप। मन तो मेरा भी करता जुड़ना साफ ताली। देखिए तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली कविता का मापदंड भी नहीं है, ताली कविता का कोई स्तर तय नहीं करती। लेकिन ताली नहीं बजे तो हमको ऐसा लगता है कि हमको आप सुन नहीं रहे, कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं। और कवि के मन में एक ख्याल आता है मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। और विनीत चौहान ने से सुना मैंने कहीं, इसलिए बहुत कविता सुना रहा था वीर रस की, फिर रो रो के, फिर कई तरह से। किसी ने ताली नहीं बजाई तो इसने दो लाइन पढ़ी, मुझे उसी दिन से याद है कि हमने तो रो रो के आंसुओं की झड़ी लगा दी, उस बेवफा ने घूम के छाता लगा लिया। ऐसा आप नहीं करेंगे? 5 मिनट और सुन लीजिए। मैं चंद्रशेखर आजाद का अपमान हुआ, मैं सिर्फ इसलिए मैंने कविता लिखी, देश के राजनीतिज्ञ हमारे शहीदों का सम्मान करें ना करें, उनका अपमान मत करो, अपमान मत करो। और ऐसे समारोह अगर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो मैं सैल्यूट करता हूं पब्लिकली। ये शायद हिंदुस्तान में हरिओम पवार को पहली बार इस तरह का बोलता हुआ सुन रहे होंगे कि मैं अपनी सरकार को सैल्यूट करता हूं जिसने भारतीय संस्कारों और शहीदों की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा आयोजन शुरू किया। और 1 साल तक सारे देश में ये चौरा चौरी शताब्दी समारोह चलेगा, सारे देश में ये शहीदों की याद दोहराई जाएगी। सुनिएगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली में है। अरे भैया मान जाओ यार। अरे भाई राकेश जी जो स्टाफ है, ये राकेश जी आप ही का स्टाफ है ना? नहीं इनका नहीं है। पहली बार मनोज गौतम यहाँ है मेरे, मतलब पहली बार कैफेरिया देख के उलझन हो रही है। संग्रहालय का अफसर था, श्रेष्ठ कवि हैं वो, आजकल यहाँ किसी पद पर हैं आपके यहाँ। और हमारे सिंगर्स जो लोग गायक हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आपका दर्शन हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और जिन अधिकारियों को मैं नहीं जानता, उनके इस समर्पण को जितना उन्होंने समय दिया, विशेष रूप से हमारे पुलिस वर्दियों का, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। सुनना देखिए, केवल 4-5 मिनट सुन लीजिए, पूरी कविता नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन एक अंश
कहना चाहता हूँ मेरी पीड़ा उसी समय मैंने लिखी थी, और ये कविता मैंने वाजपेयी साहब और अडवाणी जी को सुनाने के लिए लिखी थी, क्योंकि वो चुप रहे थे मेरी शिकायत पर कि आपके समर्थन का मुख्यमंत्री कोई चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। तब मैंने कविता लिखी थी। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों डरिए मत ताली बजाने से। 20 साल पुरानी कविता है। इस चौरी चौरा का स्मारक देख के मुझे याद आ गया कि अगर शहीदों का अपमान होगा तो मैं इस कविता को यहां गा सकता हूं। जितनी मुझे याद आ जाएगी उतना सुना रहा हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर। तालियां चाहिए साहब, मन से जुड़िए। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। मेरा दर्द सुनना। चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा गया था, पत्थर तब लिखा मैंने। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती है, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। यह है कविता का सौंदर्य बोध। मैंने एहसास किया है कि अगर शहीदों की आत्मा कहीं सुन रही होगी कि आज चंद्रशेखर आजाद को एक कुर्सी आतंकवादी बता रही है, तो उन सब पर क्या गुजरी होगी। मैं ये सुनाना चाहता था बस। हमारे बड़े शायर कलीम केसर साहब, राजेश जी, आदरणीय सेंगर जी, विनीत चौहान, सबको बहुत प्यार से समर्पित करता हूँ। ये मेरी कविता का सौंदर्य बोध है कि शहीदों की आत्माओं पर क्या गुजरी होगी। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खौफ नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प रही हो, ध्यान देना, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई कुछ तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूख पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। और साहब मुझे गुस्सा बहुत था, बहुत गुस्सा था, तो मैं गुस्से में एक गुस्सा लिख गया। कवि को अगर जनता अधिकार दे कि कवि को इतना गुस्सा करने का हक है कि देश के अमर शहीदों के लिए कोई कुर्सी कुछ बोले, तो वो इस हद तक लिख सकता है, तो अपने अधिकार में आपका प्यार मांगता हूं, सुनना।
मेरे गुस्से को समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। चुपके चुपके रोई होगा संगम तीरथ का पानी, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये है सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। मैं अब तक का सर्वाधिक तालियों का शोर चौथी लाइन पर सुनना चाहता हूं, आपको लगे कि ये हक कवि को है कि वो देश की जनता के सामने अपने शहीदों के लिए इतना तक बोले। हक मांगता हूं मैं आपका, देखना चाहता हूं ये पूरा सदन मेरा कितना समर्थन करता है। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद बिस्मिल जी के दोनों बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या जहां का डर। मैं समय को मानने वाला हूं और प्रशासन से अनुरोध है कभी मुझे बुलाएं तो कम से कम 2 घंटे मेरे लिए रखें तो मेरा वो पैसा वसूल हो जो आप मुझे दे चुके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थोड़ा सा एक देखना होगा।